Hi, I am Sunil Dutt, present here to deliver lecture on matter in our surrounding. पिछले वीडियो में हमने मैटर के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और सम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, फिर कुछ बेसिक क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस किया। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। We can classify the matter on the basis of physical state and also on the basis of chemical composition. In physical state, we can classify the matter in three types: solid, liquid and gas. And on the basis of chemical composition, we can classify the matter in three form also: element, compound and mixture. After that, we are talking about the properties of solid. Now, what are solid? In solid, particles are closely packed. There is strong force of attraction between the particles because the particle space is negligible. इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होंगे। टाइटली पैक्ड होने की वजह से उनके बीच में जो गैप है वो कम होगा। गैप कम होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है स्पेस बिटवीन द पार्टिकल एंड वन थिंग इज़ दैट द नेचर ऑफ पार्टिकल। 2 पॉइंट्स जो होंगे वो इसके अंदर हमें नोट करने हैं कि नेचर ऑफ पार्टिकल पर भी डिपेंड करेगा। आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है, लक्षण क्या होते हैं सॉलिड के? तो दे हैव अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉलिड हैं उनकी शेप फिक्स होती है। हम किसी भी इन्वायरमेंट में उसको रखेंगे तो उसकी शेप जो है वो फिक्स रहेगी और वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा। दे कांट बी कंप्रेस्ड ईजिली। इसका मतलब उनको हम दबाएंगे तो उनको आसानी से दबाना बड़ा मुश्किल है, उसको दबाया नहीं जा सकता। अब उसको हम दबा क्यों नहीं सकते? उस पर दबाव जो है अप्लाई करने के बाद में चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके पार्टिकल्स पहले से ही टाइटली पैक्ड हैं, उनके बीच में जो गैप है वो बहुत कम है, जो नेग्लिजिबल है। इस वजह से उसको दबा पाना बड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि दे हैव हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेंसिटी क्या होता है। तो डेंसिटी जो है वो हमारे पास होगा मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी को बोलते हैं हम मास डिवाइड बाय में वॉल्यूम। यानी जितना मास है और वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। वो हमारा डेंसिटी होगा। ठीक है, तो डेंसिटी के हम यदि यूनिट्स की बात करें तो मास को हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं और इसको हम मेज़र करेंगे वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। तो डेंसिटी के यूनिट हमारे पास आ जाएंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो हैं वो इसके यूनिट बन जाएंगे। तो यहाँ से हम कहते हैं कि जब इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस इतना कम है और कम स्पेस की वजह से ये जो जितने भी हम कहेंगे कि सॉलिड्स हैं उनकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि उनका मास उस स्पेस की वजह से ज़्यादा, स्पेस न होने की वजह से ज़्यादा होगा। इसके बाद हम कहेंगे कि सॉलिड जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसकी हम बात करें कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सॉलिड का ज़्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करें तो
मेल्टिंग भी और बॉइलिंग भी, ये दोनों ही ज़्यादा होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वही फिर बात है कि इसके पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वो बहुत कम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इन पार्टिकल्स को तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा और मुश्किल से टूटेंगे तो इनको हमें हाई एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद हम थर्ड जो हमारा पॉइंट रहेगा वो है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इन लिक्विड रिजिडिटी एंड फ्लूडिटी ऑफ द पार्टिकल आर डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड, यानी ये सॉलिड के जितने रिजिड नहीं होते, हार्ड नहीं होते, और फ्लूडिटी सॉलिड की तो होती नहीं है, जबकि लिक्विड जो है वो एक फ्लूइड है, यानी वो बह सकता है आसानी से। तो हम ये कह सकते हैं पार्टिकल ऑफ लिक्विड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन दैट ऑफ सॉलिड। इट मीन्स यदि हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो उसको गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, जबकि हम ये कहें कि लिक्विड को जब हम गर्म कर रहे हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो जल्द ही काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेंगे और मूविंग यानी जो मूव करना जो है वो जल्द ही शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रॉपर्टीज़ होंगी लिक्विड की वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी, उन प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दे हैव अ फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप, यानी हम बोल सकते हैं कि जो लिक्विड हैं उनका वॉल्यूम सेम रहेगा। इट मीन्स हमारे पास यदि 2 लीटर की हम बात करें कि हमारे पास यदि मान लीजिए 2 लीटर पानी है तो चाहे उसको हम एक बड़े बकेट में रखें, चाहे उसको हम एक छोटे बकेट में रखें या फिर इसको वैसे ही फैला दें, तो तीनों ही कंडीशन में वो क्या रहेगा, 2 लीटर ही रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते हम, उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। बट जो शेप है वो हर बार क्या होगी, चेंज होगी। इट मीन्स लिक्विड एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर, जो कंटेनर की शेप होगी उसी शेप को वो एक्वायर कर लेते हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं। उसके बाद है दे कान बी कंप्रेस्ड ईजिली। ईजिली इसको क्यों नहीं कंप्रेस कर सकते, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं इसमें सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा गैप होता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है कि इसको दबाया जा सके। बहुत कम इसको कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा यदि हम कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर की वजह से कंटेनर पर दबाव आएगा और वो प्रेशर उस पर अप्लाई नहीं हो पाएगा। उसके बाद है दे हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड से कम क्यों होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में जो है वो गैप है, मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप प्रेजेंट है। उस गैप की वजह से यहाँ हम इसकी डेंसिटी जो है वो सॉलिड के मुकाबले कम होगी, जबकि गैसियस की स्टेट की हम बात करें तो उसके मुकाबले में ज़्यादा रहेगी। लिक्विड हैव मोर इंटर पार्टिकल्स, ये आई गया पॉइंट, इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन दैम, यानी सॉलिड की बात हम करें तो सॉलिड से ज़्यादा स्पेस हमारा यहाँ लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है, और उस स्पेस की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी सॉलिड से क्या रहेगा, लो रहेगा बेसिकली। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टी जो रहेगी हमारी किसकी, गैसीय स्टेट हमारा बाकी है अभी, तो गैसीय स्टेट की जो प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो गैसीय स्टेट में क्या होता है, इन गैसेस पार्टिकल आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। इट मीन्स जो हमारे पास गैस होंगे उसके पार्टिकल की हम बात करें तो वो पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होंगे। दूर दूर होने की वजह से क्या है, इनके बीच में जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा गैप होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा इनके बीच में, हम बोलेंगे कि मिनिमम होगा। यानी सॉलिड से लिक्विड से हम बात करेंगे तो यहाँ मिनिमम गैप रहेगा और मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो इसके पार्टिकल्स को आसानी से तोड़ा जा सकता है और ये वैसे ही बिखरे हुए होते हैं। तो हम कह सकते हैं द इंटर पार्टिकुलर स्पेस आर मैक्सिमम वाइल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम और नेग्लिजिबल। आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। गैसेस की जो प्रॉपर्टी हैं वो
कौन कौन सी है उसके बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी हमारे पास, दे डू नॉट हैव फिक्स शेप, यानी इनकी शेप जो है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि जो गैस है वो गैस जब भी इन्वायरमेंट में आएगी तो वो फैलती ही जाएगी, ठीक है, फैलती जाएगी। इससे पहले भी हमने एक एग्जांपल लिया था इंसेंस स्टिक का, जो पिछली वीडियो में है हमारा। तो इंसेंस स्टिक जो है उसको हम जब जलाते हैं तो उसकी जो स्मेल है वो पूरे कॉरिडोर में या पूरे रूम में फैल जाती है। तो वहाँ बोलते हैं कि क्या हुआ था, डिफ्यूज़न का प्रोसेस हुआ था। तो उस डिफ्यूज़न की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, क्योंकि ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करता जाएगा। तो दे एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर, यानी जिस कंटेनर में हम डालेंगे इसको उसी कंटेनर की शेप जैसा ये हो जाता है। सिलेंड्रिकल फॉर्म में यदि इसको हम रखते हैं तो ये सिलेंडर के जैसा ही बन जाता है, सिलेंड्रिकल शेप ही इसकी बन जाएगी। उसके बाद हम करते हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल, यानी इन जो हमारे पास गैस है उसको हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे सीएनजी जो होती है उसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी उसको हमने कंप्रेस किया तो कंप्रेस करने के बाद में वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे एलपीजी है, एलपीजी को हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये भी कंप्रेस करने के बाद में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो वी कैन से दैट दे आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। After that, they have extremely weak force of attraction between the particles due to the गैप बिटवीन प्रेजेंट इन द गैसीज पार्टिकल। गैस के पार्टिकल्स में ज़्यादा गैप होने की वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम रहता है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैसेज आर बिलो द रूम टेम्परेचर, यानी जो गैस है वो रूम टेम्परेचर से कम पर ही तो हमें पता चलेगा कि ये गैसियस फॉर्म में है, जबकि सॉलिड और जो लिक्विड हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है बेसिकली। तो यहाँ तक हमने 3 जो हमारे पास मैटर्स थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनकी जो प्रॉपर्टी थी उनको हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम डिस्कस करेंगे, ये लीजिए, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? तो हम यहाँ कहेंगे यस, पदार्थ जो है वो अपनी अवस्था को बदल सकता है बाय अप्लाइंग टेम्परेचर और बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो पहले हम टेम्परेचर को डिस्कस कर लेंगे कि टेम्परेचर को बढ़ाने से किस प्रकार जो है वो कोई भी पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। जैसे हमारे पास वाटर है, उस वाटर को हम जब फ्रीज में रखेंगे, यानी उसको फ्रीज किया हमने, तो टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं बेसिकली। टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया। जब उसको हम बाहर निकालते हैं उसको ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो वो मेल्ट होगा और फिर वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, वापस लिक्विड में आएगा। फिर यदि उसको हम टेम्परेचर और ज़्यादा दे रहे हैं तो उसके वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से, टेम्परेचर के इंक्रीज और डिक्रीज़ करने से ये बार बार अपनी जो स्टेट ऑफ मैटर है उसको चेंज कर रहा है। तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि जब भी किसी पदार्थ को हम टेम्परेचर देंगे तो उस टेम्परेचर की वजह से उसकी पोजीशन जो है, उसकी स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो जाती है। When the temperature of solid increase, the kinetic energy of the particle also increase. It means जो particles इतने पास पास रखे हुए हैं उन particles को यदि हम हीट दे रहे हैं, हीट देने के बाद वो पार्टिकल हीट को गेन करेंगे और मूव करना शुरू कर देंगे, वो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और ये साथ में जब ऊपर जा रहे हैं तो इनको वैसे एग्जैक्ट पता थोड़ी है कि ऊपर ही जाना है, तो ये क्या है, दोनों तरफ लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन डाउन तो नहीं चलेंगे, अप चलेंगे, तो इनके अंदर कोलिजन भी होगा, ये टकराएंगे भी। टकराने की वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, वाइब्रेशन, बिकॉज ऑफ विच द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड।
द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जैसे जैसे एनर्जी मिलेगी, जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटने के बाद में क्या होगा, ये दो अलग अलग हो जाएंगे। अलग होने का मतलब क्या है कि जो सॉलिड में पार्टिकल बिल्कुल पास पास थे, अब वो पार्टिकल थोड़ा गैप मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब वो लिक्विड में आ गए हैं। यानी जो सॉलिड था वो अब लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। और यही पार्टिकल यदि और ज़्यादा एनर्जी देने पर बहुत ज़्यादा दूर दूर हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि वो किस फॉर्म में आ गए, गैसियस फॉर्म में वो पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ, चेंज हुआ है, और इसको हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं आगे क्या है। द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली आफ्टर लीविंग देयर फिक्स पोजीशन। ए स्टेज इज रीच व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो इस प्रकार जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं रेगुलरली, तो उससे हमें क्या देखने को मिला कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड को लिक्विड में टेम्परेचर को इंक्रीज करके किया जा सकता है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आया कि हमने इसको टेम्परेचर दिया और उस टेम्परेचर की वजह से ये जो पदार्थ था हमारे पास सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम बोल रहे हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। टेम्परेचर एट विच सॉलिड जो है, सॉलिड दैट कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो नॉर्मल प्रेशर है उस प्रेशर के ऊपर कोई भी सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको जितना टेम्परेचर हमने दिया है तो वो उसका पॉइंट जो रहेगा एग्जैक्ट, वो उसका होगा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जब वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा तो उसको हम कहेंगे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो अमाउंट, तो जो एनर्जी है जहाँ वो मेल्ट कर रहा है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, और जहाँ पर वो बॉयल कर रहा है वहाँ उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करना शुरू कर देता है। उसके बाद हम कुछ फैक्टर्स जो हैं यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, और एग्ज़ाम में कई बार इनका क्वेश्चन आता है, वो है आपका लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग द टेम्परेचर डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आने के बाद टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं हुआ। रीच टिल ऑल द आइस मेल्ट, जो आइस है वो मेल्ट होकर के लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आइस जो है वो मेल्ट हो गई, आइस मेल्ट होने के बाद भी। तो दिस हैपन इवन वी कंटिन्यू टू हीट द ब्रेक, दिस हीट गेट्स यूज्ड अप चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टार्टिंग में हमने जैसे एक वाटर लिया, उस वाटर को हम हीट अप कर रहे हैं। हीट अप करने के बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट आने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा। बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद भी उसमें उसके अंदर हमें कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा, बट हीट जो है वो रेगुलर उसको दी जा रही है। तो चेंज न आने की वजह से हम क्या देखते हैं कि हीट कहाँ जा रही है, हीट तो रेगुलर इसको मिल रही है, ये बॉयल भी कर रहा है। तो यहाँ जो हीट जो हमें नज़र नहीं आ रही उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट, और इसको कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। गुप्त यानी गुप्त क्या हुआ, जैसे गुप्त दान करते हैं वैसे ही ये एनर्जी जो है यहाँ पर गुप्त हो जाती है, तो इसको हम बोल सकते हैं लेटेंट हीट। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आया कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है। अब ये तो हमने लेटेंट हीट को डिस्कस कर लिया, बट एक चीज़ ये है कि कितना एनर्जी हमने उसको दिया, जितनी एनर्जी उसको हम दे रहे हैं। यानी क्या हुआ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। यानी हमारे पास कोई भी चीज़ है, मान लीजिए चाहे हम कोई भी आइस ले लेते हैं, जैसे आइस हमारे पास है 1 किलोग्राम, उस 1 किलोग्राम आइस को कन्वर्ट करना है लिक्विड में।
लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसको हमने कितनी एनर्जी दी, तो जितना अमाउंट उसको हम एनर्जी का दे रहे हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर, तो वो उसका रहेगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। यानी सिंपली हम बोल सकते हैं कि 1 किलोग्राम कोई सॉलिड है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितने किलो जूल एनर्जी हमने दी है, जो एनर्जी हमने दी है उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के स्केल्स जो रहेंगे, बेसिकली उन टेम्परेचर स्केल्स को हमने डिस्कस करना है। टेम्परेचर के हमने जो है हमारे सिलेबस में 3 बेसिक स्केल्स हैं जिनको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। स्केल से पहले हम हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिस्कस कर लेते हैं। फिर वेपर्स में कन्वर्ट हो, अब वहाँ तो था क्या कि हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न में क्या पढ़ा कि जो सॉलिड है वो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ हम क्या करेंगे, इस लिक्विड को कन्वर्ट करेंगे किस में, गैसियस फॉर्म में, वेपर्स यानी गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो दैट फिनोमिना इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी वेपर्स में उसको कन्वर्ट हमने कर देना है, वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अब एक प्रोसेस आता है सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन क्या है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे पास जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कपूर के बारे में हमने पढ़ा है भी, कपूर जो है उसको जैसे जैसे हम हीट अप करेंगे वो वैसे वैसे डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो फिनोमिना क्या होगा, सब्लिमेशन होगा। तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट ऑफ मैटर विदाउट कन्वर्जिंग इन लिक्विड। लिक्विड में बिना कन्वर्ट हुए जब कोई मटेरियल डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि वहाँ कौन सा प्रोसेस हुआ है, सब्लिमेशन। तो वो प्रोसेस हमारा रहेगा सब्लिमेशन, यानी कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट ऑफ मैटर विदाउट कन्वर्जिंग लिक्विड, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए हमारा ये डायरेक्ट। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर जो है उस पर क्या इफेक्ट आएगा प्रेशर की वजह से। जैसे हमारे पास सपोज करिए कि ये एक पिस्टन है, इसके अंदर हमने कुछ गैस जो है वो फिल कर रखी है, ये कंटेनर है जिसमें हमने गैस फिल कर रखी है, और इसके ऊपर हमने एक पिस्टन लगा दिया और इस पिस्टन के ऊपर हम प्रेशर जो है वो अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने क्या रखा है, गैस। जैसे जैसे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर जब भी हम अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो हमारा पिस्टन है वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर यहाँ तक। फाइनली हम क्या देखेंगे कि जो गैस के पार्टिकल बिल्कुल दूर दूर जो थे, वो पार्टिकल कंटेनर के बॉटम में आने के बाद में बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। और जैसे ही वो पास पास आएंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि वो किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए हैं। तो लिक्विड में यानी प्रेशर की वजह से यहाँ क्या हुआ, एक ऐसा मैटर जो गैसियस फॉर्म में था वो कन्वर्ट हो गया है लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर की वजह से भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं किस में, स्टेट ऑफ मैटर में। प्रेशर अप्लाई करके भी उसमें बदलाव जो है वो किया जा सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है इवेपोरेशन आ गया हमारा नेक्स्ट। ये टेम्परेचर का ही फैक्टर है, बट इसमें कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं होता, इसमें भी लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होगा हमारा किस वेपर्स की फॉर्म में, बट एट एनी टेम्परेचर यू कैन से दैट कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, और यू कैन से दैट वेपर्स में कन्वर्ट होगा, या हम बोल सकते हैं कि गैस में कन्वर्ट होगा
एट एनी टेम्परेचर, यानी कोई टेम्परेचर जो है वो इसमें फिक्स नहीं होगा कि ये किस टेम्परेचर पर होने वाला है, किसी भी तापमान पर हो सकता है, डे में नाइट में होगा। ठीक है, तो वो होगा हमारे पास इवेपोरेशन। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन किस फैक्टर के साथ में ज़्यादा होगा, कब कम होगा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो इसमें दिया गया है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब ये हुआ कि किसी एक छोटे बकेट में यदि पानी है उसके कितने वेपर्स बनेंगे, वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा जैसे, और एक ही हम ये कहें कि उसी की जगह हम ज़्यादा बड़ा, उतना ही पानी हम ज़्यादा बड़े कंटेनर में लेंगे तो उसके अंदर इवेपोरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इसका सरफेस एरिया जो है वो कम है, इस कम सरफेस से वेपर्स बाहर निकलेंगे, और यहाँ पर जो सरफेस एरिया है वो क्या हो गया, डबल हो गया। डबल होने पर यहाँ से डबल मात्रा में हम ये बोल सकते हैं कि वेपर्स बाहर निकलेंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इवेपोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। उसके बाद है स्पीड ऑफ विंड। हम अपने कपड़े सुखाते हैं, जब कपड़े सुखा रहे होते हैं तो सर्दी में क्या होता है कि जो कपड़े हमने सुखाए हैं एक जगह पर, उसको हमने जो सुखाया है उस कपड़े को सर्दी में धूप नहीं निकले तो हम क्या करते हैं, अंदर रूम में उसको रख करके फ़ैन ऑन कर देते हैं। फ़ैन को ऑन करेंगे, हवा चलेगी, हवा चलने के बाद में क्या होता है कि कपड़े सूख जाते हैं। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जब भी स्पीड ऑफ विंड इंक्रीज होगी तो जो इवेपोरेशन है उसका रेट जो है वो बढ़ जाएगा, और कपड़े जल्दी सूख रहे हैं इसका मतलब पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है। उसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे, किसी भी लिक्विड को यदि हम हीट दे रहे हैं और जितना ज़्यादा हीट उसका हम बढ़ाते जाएंगे तो हीट बढ़ने से क्या होगा कि जो पानी है या कोई भी मटेरियल हमने लिया हुआ है उस मटेरियल को हीट अप करने के बाद में उसका जो वेपर्स का फॉर्मेशन है वो जल्दी ज़्यादा होगा हीट बढ़ने से। अब जैसे गर्मी के दिनों में इवेपोरेशन ज़्यादा होता है जबकि सर्दी के दिनों में इवेपोरेशन कम होगा। उसके बाद आता है ह्यूमिडिटी। ये एक नया फैक्टर है, बाकी सब से हम परिचित भी थे, फैमिलियर थे, बट जो ह्यूमिडिटी है वो थोड़ा सा अलग है। ह्यूमिडिटी क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर। अमाउंट ऑफ वाटर, you can say that amount of water, it means present in the air। हवा के अंदर पानी की मात्रा कितनी है वो हम कहेंगे कि वो ह्यूमिडिटी है। अब यदि हवा में ही पानी है तो क्या होगा, कपड़े नहीं सूखेंगे या कोई भी, मतलब हम बोल सकते हैं कि इवेपोरेशन जो है वो कम होगा, क्योंकि हवा में जब पानी है तो उसको जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि इवेपोरेशन जो है वो, यदि हम सिंपली बात करें, ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। भी ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी इवेपोरेशन उतना ही कम होगा। और लास्ट पॉइंट है इसमें नेचर ऑफ लिक्विड। फिर लिक्विड कौन सा लिया है हमने, उस लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करता है कि उसके पार्टिकल्स का स्पेस कितना है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसका इवेपोरेशन कितना हो पाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन। क्या क्या जो एप्लीकेशंस होते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जैसे हमने हथेली पर एसीटोन को रखा, एसीटोन रखने के बाद में, एसीटोन नेल पॉलिश जो होती है उसके अंदर भी एसीटोन होता है, तो एसीटोन को हमने रखा, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो हमारी हथेली है जिसके ऊपर हमने एसीटोन रखा था वो एसीटोन वहाँ से उड़ जाता है। इसका मतलब वो इवेपोरेट हो गया, और हमारी जो हथेली है वो क्या महसूस कर रही है, अपने आप में थोड़ा ठंडा महसूस करेगी। तो जो कूलिंग हमें महसूस हुई है वो किस वजह से हुई, इवेपोरेशन की वजह से। तो इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे आई, क्योंकि जो हमारी हथेली के अंदर टेम्परेचर था, जो वार्म थी हमारी हथेली, उसको किसने गेन कर लिया, एसीटोन ने गेन कर लिया। और एसीटोन ने क्यों गेन किया, क्योंकि ये जल्दी ही इवेपोरेट हो जाता है तो हम कूल फील करते हैं। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। ऐसा ही सेम फिनोमिना समर्स में होता है। हम जब सूती कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ जो है वो ज़्यादा पहनते हैं हम
गर्मी के अंदर कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं? क्योंकि दे आर गुड अब्जॉर्बर ऑफ वाटर, और यू कैन से दैट स्वेट, जो पसीना है उसको वो अच्छी से अब्जॉर्ब करेंगे। अच्छे से अब्जॉर्ब करने की वजह से हम ज़्यादा इनका यूज़ करते हैं गर्मी के दिनों में। तो जो स्वेट है, स्वेट की वजह से जो हमारे कपड़े होंगे वो वेट हो जाएंगे। वेट होने के बाद में जब उसको हीट मिलेगा, हीट कहाँ से? हमारी बॉडी से मिलेगा, और उस हीट को वो गेन करके वहाँ से इवेपरेट होंगे, और जैसे जैसे वो इवेपरेट होंगे हमारी बॉडी से पूरा हीट जो है वो बाहर निकलेगा, और हम कैसा फील करेंगे? कूल फील करेंगे। तो ये भी एक एप्लीकेशन होगी किसकी? इवेपरेशन की। उसके बाद अब गर्मी के मौसम में हम क्या करते हैं? मटके में पानी रखते हैं। अब वो मटके में रखा हुआ जो पानी है वो ठंडा रहता है। मटका जो है उसका पानी ठंडा क्यों रहेगा? देखो उसके पीछे रीज़न है इवेपोरेशन। मटके के अंदर जो पानी है, जो मटका है वो मिट्टी से बना हुआ है, और उसके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छेद से इसका जो सरफेस है वो गीला रहता है। सरफेस गीला रहेगा तो इवेपरेशन की वजह से यहाँ पर जो पानी प्रेजेंट है वो इवेपरेट होकर के उड़ जाएगा। हम कहेंगे उसका इवेपरेशन हो गया। इवेपरेशन होने की वजह से यहाँ टेम्परेचर जो था यहाँ का वो सारा तो इवेपरेट करके उन वाटर पार्टिकल्स ने ले लिया, तो अंदर कैसा महसूस होगा? फिर कूल होगा, और उस वजह से इस मटके का पानी भी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो हम यह बोल सकते हैं दिस इज़ ऑल्सो ए इफेक्ट ऑफ इवेपरेशन। इसके अलावा जो हमारे पास एक कप है, और उस कप में या प्याले में हम चाय पीते हैं, और चाय पीते हैं तो शिप बाय शिप पिएंगे हम उसको, एकदम से नहीं पी सकते। और प्लस क्या होता है कि उसके ऊपर ब्लोइंग भी करते हैं, यानी फूंक मारते हैं। फूंक मारने की वजह क्या है कि जो उसका जो सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया पर जो हीट प्रेजेंट है वो उस हवा के साथ में इवेपरेट होकर के चली जाएगी, और इसका अपर जो पार्ट है वो कैसा हो जाएगा? कूल हो जाएगा, और इसको हम फिर पी सकते हैं। ये भी एक एप्लीकेशन रहेगा किसका? इवेपरेशन का एप्लीकेशन है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो हम डिस्कस करने वाले हैं इवेपरेशन के एप्लीकेशंस हमने सब डिस्कस कर लिए हैं, और लास्ट जो पॉइंट है इस वीडियो के अंदर वो हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपरेशन। इवेपरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस रहेगा? अब जो बॉइलिंग है ना, ये ख़ास बात है कि आपको ध्यान रखनी है कि बॉइलिंग के लिए एक फ़िक्स टेम्परेचर चाहिए हमें। उस फिक्स टेम्परेचर के ऊपर ही कोई चीज़ बॉयल कर सकती है, जबकि इवेपरेशन जो है वो कहाँ होता है? एनी टेम्परेचर, किसी भी तापमान पर हो सकता है। जबकि हम बॉइलिंग की बात करें तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। इट मीन्स बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड इवेपरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। अब बॉइलिंग का क्या है? जैसे ये हमारे पास कोई एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर पानी है जिसको हम बॉयल कर रहे हैं, तो पूरा वाटर बॉयल होगा, पूरा वाटर बॉयल हो रहा है अंदर से, और इस अंदर वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलते हैं बल्क, यानी पूरा बल्क का प्रोसेस है ये। यानी बॉइलिंग जो होगा वो क्या है? एक बल्क फिनोमिना है। जबकि जो इवेपरेशन है उसकी हम बात करें तो जो कंटेनर हमारे पास है उस कंटेनर के सरफेस पे जो पानी है वही पानी पहले इवेपरेट होगा। तो ये कैसा हुआ? ये सरफेस फिनोमिना है, और बॉइलिंग जो है वो एक बल्क फिनोमिना है। उसके बाद द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द बॉइलिंग, यानी यहाँ पर क्या रहता है? कांस्टेंट। ऊपर जो पानी है वो भी उतना ही गर्म होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो पूरे बल्क के अंदर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। जबकि हम सरफेस एरिया वाले फैक्टर यानी इवेपरेशन की बात करें तो अंदर का टेम्परेचर कम मिलेगा, सरफेस का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता रहता है, एक जैसा नहीं मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि जो बॉइलिंग है वो कहाँ पर होगी? लिक्विड के अंदर ही होती है, क्योंकि हम सॉलिड में भी करेंगे ना तो सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा और उसके बाद ही बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो यानी ये मैंडेटरी है कि यहाँ हमें एक लिक्विड चाहिए। और जबकि इवेपरेशन की हम बात करें, इवेपरेशन जो है वो सॉलिड के अंदर यानी आइस जो है वो भी रेगुलरली इवेपरेट होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि
इवेपरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पर और सॉलिड में भी हो सकता है, जबकि बॉइलिंग जो है वो सिर्फ किस में होगा, लिक्विड में होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया है उसको हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं भी हमने क्या क्या पढ़ा, और एक टॉपिक हमारा और इसमें अभी रहता है उसको भी मैं यहीं पर समझा देता हूँ। वो रह गया हमारा स्केल। स्केल यानी हमने इसमें 3 स्केल डिस्कस कर रहे हैं। एक तो होता है हमारा पास सेल्सियस। सेल्सियस जो स्केल है उसको हम डिस्कस करेंगे। सेल्सियस में क्या होता है, हम मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट जो है इसका रखते हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ गया। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास हम बात करें कि सेकंड जो हमारे पास स्केल है जो हम बोलते हैं जिसको केल्विन, उस केल्विन की हम बात करें तो उसमें जो मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट हम रखते हैं वो होता है 273 केल्विन, और जो बॉइलिंग पॉइंट उसमें रखेंगे वो होता है हमारे पास 373 केल्विन। यानी यहाँ पर भी डिफरेंस कितना आया दोनों के बीच में, 100 का यहाँ भी डिफरेंस है 100 केल्विन का। तो सेल्सियस का भी डिफरेंस 100 है और केल्विन का डिफरेंस भी 100 है। बट फ़र्क क्या है कि यहाँ सेल्सियस में हम 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करते हैं और यहाँ हम 273 केल्विन से स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली जब हमसे ये पूछा जाएगा भी केल्विन को हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है और सेल्सियस को जब हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें सिर्फ क्या करना है, वो ही हमारा क्वेश्चन है, और इस पर बेस्ड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो उसी को हम डिस्कस कर रहे थे कि सेल्सियस हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, केल्विन के अंदर से 273 माइनस कर देंगे, और यदि हमें केल्विन निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो सेल्सियस हमें गिवन है, वो जो सेल्सियस हमें गिवन होगा उसके अंदर हम 273 प्लस कर देंगे। बस ये इतना सा काम है। इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में पूछा जाता है जो हमें डेफिनेटली करना है। ये 2 नंबर जो हैं हमारे बिल्कुल फ्री जैसे ही हैं, 5th क्लास का बच्चा भी कर सकता है। उसके बाद अब आता है फ़ारेनहाइट। अब बात फ़ारेनहाइट की आती है भी फ़ारेनहाइट में क्या होगा। फ़ारेनहाइट में थोड़ा चेंज हो जाता है क्योंकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें तो वो रहेगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हुआ, 180 डिग्री। अब सेल्सियस में आया था हमारा डिफरेंस 100, जबकि फ़ारेनहाइट में यही डिफरेंस कितना आ गया, 180 डिग्री का आ गया। तो यहाँ हमने देखा कि ये डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से अब इसके लिए हमें एक इक्वेशन जो है वो लर्न करनी पड़ेगी। उसका डेरिवेशन भी है, बट हमारे सिलेबस में अब हमें ज़रूरत नहीं है डेरिवेशन की, सिर्फ हमने उस इक्वेशन को लर्न कर लेना है। वो इक्वेशन क्या है, देखो कि जब भी हमसे ये पूछा जाएगा कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए, तो उसके लिए सिंपल हमें याद रखना है कि जब हम सेल्सियस को, हमें सेल्सियस चाहिए तो हम क्या करेंगे, 5/9 याद रखेंगे, 5/9 जो है, और उसके बाद फ़ारेनहाइट माइनस में 32 कर देंगे तो हमें सेल्सियस मिल जाएगा। और यदि हमें फ़ारेनहाइट चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ 9/5 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय सी, और प्लस में हम कर देंगे यहाँ 32। अब क्वेश्चन ये तो 32 तो हमें समझ में आ गया कि ये इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वहाँ से आया। ये 9/5 कहाँ से आया, देखो यहाँ पर जो डिफरेंस था वो था 100 और फ़ारेनहाइट का डिफरेंस कितना था, 180। तो ये 0 से 0 जो है वो यहाँ कैंसिल होगा,
2 9 जा हो गया और 2 5 जा हो गया, यहाँ से आया 5/9। और ऐसे ही यहाँ पर होगा 180 में 5 आता है। तो यहाँ से हम ये जो हमारा टेम्परेचर है उसको हम चेंज करके देख सकते हैं। इसका भी एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, तो इसको हम डेफिनेटली कर सकते हैं। उसके बाद जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो रहेंगे हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे या जो भी क्वेश्चंस होंगे, उन सभी क्वेश्चंस को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और ये देखिए, आपको पीडीएफ जो है मैं इसकी प्रोवाइड करवा दूँगा जब आपको चाहिएगी, तो ये पीडीएफ जो है वो बन जाएगी। और इसके बाद हम सभी जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।